Good morning, students. Today, our topic of discussion is the economic problem, scarcity, and choice. First of all, to know what is economic problem, what is scarcity, what is choice, we have to know what is economics. So simply, economics is the study of how human beings make choices to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its welfare. इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स चॉइसेस करते हैं कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, वो कम है, वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से कैसे अनलिमिटेड इच्छाओं को, वांट्स को पूरा किया जाए, जिससे कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो पाए, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो पाए, और वी ऑल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम सबका सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो पाए। तो जो अर्थशास्त्र की बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हम सबकी जो इच्छाएं हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हमारी इच्छाएं असीमित है, और उन असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। तो जो कंज्यूमर है उन सीमित साधनों की मदद से अपनी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, जो प्रोड्यूसर है वो अपने सीमित साधनों के साथ अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और जो सोसाइटी है वो अपने वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहती है एज अ होल। तो अब हमने ये जो परिभाषा की है अर्थशास्त्र की, जो बेसिक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हमारे सामने जो मेन कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज ऑफ स्केर्सिटी। दैट मीन्स वी कम टू नो दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, they are scarce in nature, they are not abundant, and our wants are unlimited. जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो असीमित है, और हमारे पास उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है हमारे पास, दे आर लिमिटेड। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ आवर रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10,000 इनकम है तो उससे हमने अपने खाने पीने की, हमारी कपड़ों की, हमारी एजुकेशन की और भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो हमने पूर्ण करनी है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने अपनी किस जरूरत को पूरा करना है। तो देन हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आ गई, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम सबसे पहले कौन सी जरूरत को पूरा करें। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, विद द हेल्प ऑफ विच टेक्नोलॉजी, इज इट लेबर इंटेंसिव, इज इट कैपिटल इंटेंसिव और न्यूट्रल, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, हु आर आवर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, हम किसके लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको हम माइक्रो और मैक्रो
दोनों लेवल पर ही स्टडी करते हैं। जब हम एक फर्म की बात करते हैं, जब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, that means we are studying that basic economic problem from the point of view of individual firm, individual industry. That is a microeconomic analysis of the problem of choice. और अगर हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की ही बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम इन 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस को स्टडी करने जा रहे हैं, तो दैट विल बी द macro aspect of our study. Now comes opportunity cost. अब ये opportunity cost concept क्या है? हमने कहा we have limited resources but we have unlimited wants. That means we have to make a choice. हम अगर एक कॉम्बिनेशन को या एक वस्तु को चूज करते हैं, दैट मीन्स हम दूसरी को छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि हम अपनी इनकम के साथ 2 जो अपनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं, तो अगर हम फर्स्ट चॉइस को चूज करते हैं और सेकंड को छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सेकंड चॉइस जिसको कि हमने छोड़ दिया। यानी कि 10,000 रुपीज के साथ हम अपनी 2 इच्छाओं को पूर्ण कर सकते थे, लेकिन हमारे पास है 10,000 रुपीज, या एक को पूरा करें, या चॉइस फर्स्ट को लें या चॉइस सेकंड को लें। तो अगर हम फर्स्ट चॉइस को चूज करते हैं तो फर्स्ट चॉइस की अपॉर्चुनिटी है चॉइस सेकंड। तो अभी इसकी परिभाषा को देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ चूजिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी in terms of the loss of value if the given resources were utilized in the next best opportunity. तो वो क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म्स में है कि हमने ए को चूज किया और बी को नहीं किया, तो ए की अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी। यानी कि वो लॉस, यानी कि बी को अगर हम लेते, बी को ग्रैब करते तो ए रह जाता, ए को ग्रैब करते तो बी रह जाता। तो ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी है और बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमने कहा वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज वी हैव limited resources and unlimited wants and they have opportunity cost. To solve these problems कि हमने कौन सी चॉइस को अपनाए, कि हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना है, चूज करना है, तो फॉर दैट वी हैव अ टूल, और उस टूल का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज द कर्व which shows the possible combinations of 2 goods that can be produced by an economy given available resources and technology. तो ये एक ऐसा कर्व है, ऐसा वक्र है जो कि भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशंस, 2 वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जो कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा एक देश में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर से बता रही हूं आपको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि हमारी विभिन्न चॉइसेस के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, जो कि हम अपने मौजूदा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। तो आपके सामने एक टेबल है, तो यहाँ आप रोज में देखिए, हमने गुड्स ली है फर्स्ट रो में और कॉलम्स हमारे हैं गुड्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। व्हीट और क्लॉथ हमने 2 गुड्स को लिया है और 5 हमने अपनी चॉइसेस की पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं, A, B, C, D, E। क्या है यहाँ पे? These are our choices. These are the different combinations
कौन से कॉम्बिनेशंस, ध्यान से देखिए, हम वीट की 100 यूनिट्स ले रहे हैं और क्लॉथ के कितने ले रहे हैं, 0। दैट मीन्स हमने अपनी सारे के सारे रिसोर्सेज और सारी की सारी टेक्नोलॉजी को किस पे खर्च किया, वीट पे। बी कॉम्बिनेशन में हमने वीट को कम कर दिया 90 यूनिट्स, क्लॉथ की बेल्स हमने बढ़ा दी 1। देन सी कॉम्बिनेशन में अगेन वीट को और कम करके 70 कर दिया और क्लॉथ को बढ़ाकर 2। देन अगेन डी कॉम्बिनेशन में और वीट को कम करते हुए 40 पे पहुंच गए और क्लॉथ के यूनिट्स को हमने बढ़ाकर 3 कर दिया। अब लास्ट यूनिट देखिए बेटा, लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन देखिए, वीट का है 0 और क्लॉथ का है 4। दैट मीन्स यहां हमने क्या किया, हमने सारे के सारी अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को किस पे खर्च किया, क्लॉथ पे, और वीट पे हमने कुछ भी खर्च नहीं किया। सो दीज आर 5 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। अब हम इसको कर्व के द्वारा देखेंगे। एक्स एक्सिस पे हम क्लॉथ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम वीट। तो ए कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, वीट के 100 क्लॉथ के 0। बी कॉम्बिनेशन क्या था, वीट के 90 क्लॉथ के 2। सी क्या था, वीट के 70 यूनिट्स और क्लॉथ के 2 यूनिट्स। हमारा डी कॉम्बिनेशन क्या था, वीट के 40 यूनिट्स और क्लॉथ के 3। और लास्ट हमारा क्या था कि ई में हमने सारा का सारे 4 यूनिट्स जो है किसके लिए है हमने, यस, क्लॉथ के। सो दिस इज द ए बी सी डी ई। ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इन सभी कॉम्बिनेशंस के पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ए ई जो कर्व है हमारा, ए और ई कॉम्बिनेशन को, ए को वाई एक्सिस पे और ई को एक्स एक्सिस पे जो ज्वाइन कर रहा है, दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये कर्व हमें क्या दिखाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। कौन सी 2 गुड्स हमने ली, क्लॉथ और वीट। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, एक्स गुड है, और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी है। अब हम बात करने जा रहे हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल जो हमारी क्षमता के भीतर है, जो कि हम खरीद सकते हैं, जो रिसोर्सेज गिवन द टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के द्वारा खरीदे जा सकते हैं, वो है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो कि हमारी पहुंच के बाहर हैं, जिनको कि हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं खरीद सकते। तो देखिए डायग्राम, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी और सी, बी और सी, ये है बी और ये है सी। ये बी और सी कॉम्बिनेशन जो है, ये हमारा क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये हमारे अटेनेबल है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टच कर रहे हैं, उसके ऊपर है। सिमिलरली ये आप जो अंदर का एरिया देख रहे हो, ओ ए डी के अंदर भी आपको 2 कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं, ई और एफ। ये भी अटेनेबल है। क्यों, क्योंकि ये विद इन आवर लिमिट्स है। लेकिन अब ये देखिए, ये पी कॉम्बिनेशन है जो, और ये जो क्यू कॉम्बिनेशन है, ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के से ऊपर है, उनको टच नहीं कर रहे, उसके बाहर है। दैट मीन्स दीज आर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी कि इनको हम अचीव नहीं कर सकते विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब बात आ गई एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं? इस सवाल का जवाब भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देता है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो लाइन है, ये हाईएस्ट पॉसिबल जो हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के पॉइंट्स को बताती है। तो ये जो बी और सी है, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर के पॉइंट्स हैं, दैट मींस यहाँ हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि
ये जो ए कॉम्बिनेशन है ये अंदर आ रहा है, ये अटेनेबल तो है लेकिन क्या है, इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम अपने साधनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे, so that is inefficient utilization of the resources। तो एफिशिएंट कौन से, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, और इनएफिशिएंट कौन से, जो विद इन द ओ ए बी के विद इन है, ये इस एरिया के अंतर्गत है, वो है हमारे इनएफिशिएंट। तो जो ऑन द पीपीसी कर्व आएंगे वो हमारे एफिशिएंट कहलाएंगे। नाउ वी कम टू द ग्रोथ इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत ही आसानी से देखिए, ये एक्स एक्सिस पे वही सिमिलरली एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे वाई, ए बी, ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये शिफ्ट होकर हो गया सी डी, ये हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं आप, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज द ग्रोथ। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, हायर साइड, तो हायर ग्रोथ, और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो दैट मींस डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये जो डायग्राम है, दिस शोज ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, हम बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। तो द शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू सी डी इज द ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हम चलते हैं इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर पीपी, ध्यान से देखिए, पीपी अगर हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये शिफ्ट होकर पी स्टार अगर हमारा इनिशियल है तो पी स्टार P2 हो जाता है। फिर देखिए, पी स्टार P2 हो जाता है, ये जो हाईलाइटेड लाइन है। तो ये क्या शो करता है कि वीट की प्रोडक्शन जो पहले ओपी थी अब बढ़कर कितनी हो गई, OP2। तो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हुई है किसके अंतर्गत हुई है, when technological progress occurs only in producing wheat, यानी कि अगर P स्टार से P स्टार P2 होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। किसकी टेक्नोलॉजी, वीट की प्रोडक्शन की। सिमिलरली P1 स्टार हो जाता है, ये हमने अभी पीछे किया है, जब दोनों की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, बोथ क्लॉथ में भी और वीट में भी, जो पीछे भी हमने लास्ट डायग्राम किया था यही शो कर रहा था, ये हमें ए बी से सी डी, सिमिलरली यहाँ पे पी स्टार से P1 स्टार। सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ग्रोथ है ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकती है। अब हम आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के दौरान कि अगर हमने एक्स की मात्रा को बढ़ाना है तो हमें वाई की मात्रा को कम करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने शेड्यूल में भी देखा था, जो एक्स था वो 100 से 90, देन 70, देन 40 और देन 0 पे आ गया, और एक्स की मात्रा बढ़ती जा रही थी 1 2 3 4। तो दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एक्स कमोडिटी की एसटी अमाउंट को अगर हम बढ़ाते हैं, ओ एस से अगर हम ओ टी पर जाते हैं, एसटी अमाउंट को अगर बढ़ाया तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, के आर, यानी कि वाई कमोडिटी का पहले अगर हम अमाउंट ओ के ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, ओ आर। तो के आर अमाउंट जो है हमारा लेस हो गया। तो ये जो चेंज इन एक्स आई है, इंक्रीज इन एक्स आई है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन वाई। So this the marginal opportunity cost of commodity X is delta Y. तो ये क्या है, this diagram shows the marginal opportunity cost, कि अगर हम X वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें Y वस्तु की मात्रा को फॉरगो करना पड़ेगा। So this is all about the marginal opportunity cost। तो ये देखिए, ये जो शेप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, क्यों है, क्योंकि हमें x की एक मात्रा लेने के लिए y की मात्रा को
छोड़ना पड़ रहा है, फॉरगो करना पड़ रहा है। सो क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको बता दिया। Marginal opportunity cost refers to the loss of output of good Y when some resources are withdrawn from the production of good Y to produce one more unit of good X। जो अभी मैंने आपको बताया कि X की एक और अतिरिक्त मात्रा को लेने के लिए जब हमें Y की मात्रा को छोड़ना पड़ता है, that is marginal opportunity cost। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पीपीसी। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ये जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये कनकेव है, कनकेव टू द रीजन है। तो व्हाई दिस इज कनकेव टू द रीजन? बिकॉज जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है कि हमें एक एक्स की मात्रा को लेने के लिए हमें वाई की मात्रा को फॉरगो करना पड़ रहा है। सो दिस इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो नाउ वी कम टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब हमने टूल को जान लिया कि वी हैव अ टूल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, और अभी हमारी बेसिक प्रॉब्लम की क्या थी? What to produce, how to produce and for whom to produce। तो आइए अब इन प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज what to produce। अब हमें पता है हमारे देश में दो प्रकार की ही मेजर जो वस्तुएं हैं वो होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हम मान लेते हैं मशीन की प्रोडक्शन कैपिटल गुड है और व्हीट की प्रोडक्शन जो है वो है कंज्यूमर गुड। तो अब हम देख रहे हैं कि मशीन के यूनिट्स जो है हमारे A1, A2, A3, A4 जब बढ़ रहे हैं तो व्हीट की प्रोडक्शन जो जब A है हमारे पास तो व्हीट की प्रोडक्शन S है। A1 किया प्रोडक्शन कम होकर S1 हो गई, A2 किया S2, A3 S3 एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्ट अब आप जान चुके हैं कि X की मात्रा को बढ़ाएंगे तो Y की मात्रा को कम करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर Y की मात्रा को बढ़ाएंगे तो X की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कौन कौन से? अल्फा, अल्फा 1, 2, 3, 4, ये हमारे क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि व्हीट और मशीन के हैं। सो विद द गिवन टेक्नोलॉजी की लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने कॉम्बिनेशन अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द combinations fall on PP, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमारा लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर यहाँ पे हम कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस है, तो यहाँ हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो देखेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से हो रहा है और वो उसी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। देन कम्स हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम देखेंगे कि अगर हम ए कॉम्बिनेशन ले रहे हैं दैट मींस व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर बी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो व्हीट की प्रोडक्शन कम है, अगर सी ले रहे हैं व्हीट की कम है और क्लॉथ की बढ़ गई। तो अगर हम ए टू सी की तरफ जा रहे हैं तो दैट मींस हम क्लॉथ की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, और अगर हम सी से ए की तरफ कॉम्बिनेशन की चॉइस कर रहे हैं दैट मींस हम व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। अगर हम मान लेते हैं कि क्लॉथ हमारा कैपिटल इंटेंसिव गुड है और व्हीट हमारी लेबर इंटेंसिव गुड है, तो अगर हम सी से ए की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, और ए से सी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दैट मींस हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। नाउ कम्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं
उन्हीं में हमें प्रॉब्लम है कि हम कौन सी जो एक्टिविटीज हैं, बेस्ट एक्टिविटीज हैं, जिसको हम चूज करें। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फ्लो है, कोई भी इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। तो हमारी इकोनॉमी में वी हैव टू जो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। हम किसको देते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर को। बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज दी, प्रोडक्शन सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट्स की। हाउस होल्ड सेक्टर ने डिमांड की प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की। हाउस होल्ड सेक्टर ने जब डिमांड की तो खर्चा भी किया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर आपस में कैसे डील करता है। तो इस फ्लो को भी हम दो भागों में बांटते हैं, दैट इज रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो जब हम फैक्टर्स और गुड्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ फैक्टर और गुड्स सर्विसेज का आदान प्रदान है हमारा रियल फ्लो। और मॉनेटरी फ्लो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर मनी की फॉर्म में क्या दे रहा है? खर्चा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी कि डिमांड कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर को और उन वस्तुओं के बदले में खर्चा कर रहा है। तो प्रोडक्शन सेक्टर के पास क्या आई? मनी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, तो दैट इज मॉनेटरी फ्लो। और प्रोडक्शन ने मनी की फॉर्म में क्या दिया? इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसको मिले? हाउस होल्ड सेक्टर को। किसके द्वारा मिले? प्रोड्यूसर्स के द्वारा, प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा। सो दिस इज द मॉनेटरी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो को भी अब आगे हमने दो भागों में बांट लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक रियल फ्लो है जिसमें गुड्स का आदान प्रदान है, जिसमें फैक्टर्स का आदान प्रदान है, और एक मॉनेटरी फ्लो है जिसमें कि मनी का लेन देन हम करते हैं। सो दिस इज नाउ वी कम टू द last part of our discussion. Different economies solve the problem of resource allocation differently. Now, we live in India and we know that India is a mixed economic system जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही है। तो what to produce, how to produce and for whom to produce, इसमें इन बेसिक प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है जब गवर्नमेंट करती है, अगर हम गवर्नमेंट का रोल देखें, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर ही काम करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही अपनी पॉलिसीज के द्वारा कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये सारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, ये सब पॉलिसीज जो हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और जो मार्केट इकोनॉमीज है, फ्री इकोनॉमीज है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, जहां पे कि सरकार का कोई रोल नहीं है, वहां वो डिसीजन लेंगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट्स। तो उनका मेन अपॉर्चुनिटी, जो उनकी जो मेन इंक्लिनेशन होगी, दैट इज टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और वहां वेलफेयर कंसेप्ट जो है उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। द ओनली पर्पस इज टू अर्न more and more profits and efficiently utilization of the resources. Then comes centrally planned economies, जहां पे कि गवर्नमेंट, जिनको कमांड इकोनॉमीज भी कहते हैं, सरकार का रोल है। सरकार ये डिसीजन लेती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता, एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे वेलफेयर मोटिव्स जो हैं वो प्राइम होते हैं, यानी कि जो
इकोनॉमी में जो डिसीजन जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए बेस्ट है, सरकार उसी डिसीजन को ऑप्ट करती है। तो ये 3 तरह की इकोनॉमीज पाई जाती हैं और उन्हीं इकोनॉमीज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Now this is all about our today's topic. Now these are the selected references. आप अपने इस टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए ये जो आपके स्क्रीन पे मैंने बुक्स आपको शो की हैं, आप इन बुक्स में से इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू. Dear students, this is all about the important questions related to the topic the economic problem, scarcity and choice. So, the most important questions based on this topic are: why does an economic problem arise? Give the meaning of opportunity cost. Give 2 reasons for the problem of choice. What does the rightward shifts of production possibility curve indicates? What does the problem for whom to produce refer to? Explain the central problems for whom to produce. Define production possibility curve. Explain why it is downward sloping from left to right. Explain the central problems of how to produce. Why is production possibility curve concave? Explain. How does production possibility curve is affected by unemployment in the economy? Explain. Explain the central problems of distribution of income. Explain properties of production possibility curve. Draw a production possibility curve. What does a point below this curve indicates? Explain. What are the 2 main causes of the central problems of an economy? Write any 2 assumptions of PPC. What is production possibility curve? How can it be used to explain the problem? What to produce? Define marginal opportunity cost. Mention the factors which causes an upward shift in production possibility curve. Scarcity is responsible for all the central problems in all the economies. Explain how the central problem solved in a capitalist economy. What is meant by central problems of an economy? How are these problems solved in a mixed economy like India? So, dear students, these are all the important questions that can be asked in your examination. It can be of short answer type or long answer type. So you have to prepare all these questions based on the lecture related to this topic. I have given you the link. This is the link related to this topic. So you can prepare all the questions after watching this lecture. All the best.